नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में और एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का पेपर हुआ था 28/9/2021 को 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, यानी कि सेकंड शिफ्ट में। उसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो आपको देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, इतने पेपर मैंने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 2021 का पेपर देखिए हमारे पास है, इसमें भी जो है बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, पूरा एक डिस्कस करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि सैयद डायनेस्टी रूल्ड ऑन दिल्ली ड्यूरिंग। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो काल था, इम्पोर्टेंट था, उसको मैंने बहुत बार ट्रिक से बताया है। तो ट्रिक इसका क्या था? तो देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, तो सांस लो। तो इससे आपको देखिए पता चल जाएगा कि गुलाब खिले तो सांस लो। तो देखिए, गुलाब से हो गया गुलाम वंश, यानी कि पहले जो है आपको गुलाम वंश आया दिल्ली सल्तनत पे। खिले से हो गया खिलजी वंश। ते से हो गया तुगलक वंश। तो से मतलब तुगलक वंश। और सांस से हो गया सैयद वंश। लो से हो गया लोदी वंश। तो कुल मिलाकर इतना ही जो है दिल्ली सल्तनत पे जो है यहाँ पर शासन की है, जो वंश है। उसके बाद मुग़ल वंश की स्थापना फिर हुई, क्योंकि लोदी वंश में जो आपको ध्यान रखना है कि पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी, तो यानी कि लोदी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने जो हराकर पानीपत की प्रथम लड़ाई में फिर मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो खिलजी वंश, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सैयद वंश के बारे में पूछा गया है कि सैयद वंश, तो यानी कि सेकंड लास्ट आपको पूछा जा रहा है। तो सेकंड लास्ट यानी कि 1414 से लेके यहाँ पर 1451 के बीच में होगा। तो देखिए, बाकी क्रम आप देख लीजिएगा, मैं एक दो क्रम आपको बताता हूँ कि लास्ट का दो देखिए। ये सैयद वंश था 1414 से लेके 1451, यानी कि करेक्ट आंसर ये होगा, यानी कि 1414 से लेके 1451 तक, इतना तक था। फिर 1451 से लेके 1526 तक, जो ऑप्शन सी है वो था लोदी वंश का काल। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और पहला जो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, 1290 से लेके 1320 तक रहा था गुलाम वंश। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आप क्रम देख लीजिएगा कि कब कब उनका पीरियड था, लेकिन मैंने क्रम बताया है कि इसी क्रम में था। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि IPL 2020 किस टीम ने जीता है। तो आप देखिए, 2020 हो चुका है पुराना, तो लेकिन आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, मुंबई इंडियंस ने जीता था। लेकिन 2022 की, अगर हम 2023 की बात करते हैं, 2023 की जो अभी IPL हुई थी, उसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, गुजरात टाइटंस को हराकर। तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स 2023 के विजेता है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए, जब क्रिकेट की बात चल रही है तो 2023 में जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में होने वाला है, तो उससे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर आयोजन 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा है वनडे का, तो भारत में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि एस हरीश जो एक हैं, उन्होंने 2020 के लिए साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जीता है। अब देखिए, JCB पुरस्कार तो जीते हैं, लेकिन वो कौन से भाषा के लेखक हैं? तो दोस्तों, वो मलयालम भाषा के लेखक हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, मलयालम भाषा के लेखक हैं एस हरीश, जिन्होंने 2020 में जो है साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जो है जीते थे। तो ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो देखिए, उस समय जो है ध्यान रखिएगा कि कमला हैरिस, तो कमला हैरिस इसका करेक्ट उत्तर होगा कि पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। और ओवरऑल ये 49 नंबर की है, यानी कि 49वें नंबर की यहाँ पर और उपराष्ट्रपति बनी थी। तो उपराष्ट्रपति का क्रम इनका 49 नंबर का था, लेकिन महिला के रूप में इन्होंने फर्स्ट थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कमला हैरिस इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 47th G7 का सम्मेलन जो है का मेज़बानी कौन सा देश कर रहा था। तो देखिए, उस समय कर रहा था यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इसका सही उत्तर होगा, लेकिन अभी जो है 49th नंबर का,
तो देखिए 49 नंबर का लेटेस्ट आपको याद रखना है, करेंट में ही पूछा जाएगा कि 49 नंबर का G7 का समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए हिरोशिमा जापान में 19 से लेकर 21 मई 2023 के बीच में। कब से? तो 19 से 21 मई 2023 के 2023 में हुआ कहाँ पर? तो हिरोशिमा। आपको ध्यान रखना है जापान में इसका आयोजन हुआ 49वें नंबर की G7 सम्मेलन। क्या आप बता सकते हैं कि G7 की कंट्री कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, 2 कंट्री का नाम मैं बताता हूँ। अमेरिका है, उसके बाद कनाडा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यूके भी मैंने बता दिया, 3 कंट्री बता दिया, और एक जापान भी, 4 कंट्री बताया है। 3 कंट्री का नाम आपको खुद बताना है, क्योंकि जब लोग आप खुद प्रयास करेंगे तो G7 के बारे में जाके आप लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। तो इस तरह से आप लोग भी कुछ काम करिए, मैं बाकी जितना होता है मैं काम आपको करता हूँ। उसके देखिए क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए बहुत ही चर्चा में रहता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग, और इसका जिक्र बहुत जगह किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 44वें नंबर का आर्टिकल है, 44th नंबर का। और देखिए 44th नंबर का आर्टिकल कैसा है? तो ये DPSP से संबंधित है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो DPSP से रिलेटेड है, और ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए ये सभी राज्य जो है लागू नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 36 से 51 आर्टिकल के बीच में जो आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी कि अगर राज्य लागू नहीं करता है तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो है ध्यान रखिएगा 44वें नंबर के जो आर्टिकल है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, और एकमात्र राज्य जहाँ पर ये लागू है वो है गोवा। तो ध्यान रखिएगा गोवा में सामान्य सिविल संहिता लागू है, तो ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि एक बुक है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर इस पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, पुस्तक के लेखक हैं सी चेतन भगत। तो चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है वन अरेंज्ड मर्डर, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। चेतन भगत की और पुस्तक हैं 2 स्टेट्स, गर्ल इन रूम नंबर 105। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किताबें के नाम। उसका देखिए क्वेश्चन है ए, तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट है, तो सही युग्म आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अनवद्य वाद्य जो कि परकशन इंस्ट्रूमेंट है यानी कि ताल वाद्य है, तो बिल्कुल सही है। उसका देखिए घन वाद्य जो कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है यानी कि ठोस वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। तो इनको बोला ही जाता है, अनवद्य वाद्य को बोला जाता है परकशन इंस्ट्रूमेंट, और घन वाद्य को बोला जाता है सॉलिड इंस्ट्रूमेंट यानी कि ठोस वाद्य यंत्र। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि वर्गीस कुरियन जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है यानी कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है इनको, वर्गीस कुरियन को। अब देखिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मैं बताता हूँ, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है इंडिया में, और नॉर्मन बोरलॉग को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है किसके? तो हरित क्रांति के जनक। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है, और इनके जन्म दिवस यानी कि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाते हैं। और एक दिवस और है 26 नवंबर को, वो आपको बताना बहुत ही फेमस है, संविधान से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा, हिंट भी मैंने दे दिया। तो 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है, तो नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं 26 नवंबर को, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। इनको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1964 में मिला है। तो 1964 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, फिर 1969 में 1969 में इनको मिला दोस्तों वर्ल्ड फूड प्राइज़, तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला, और फिर 1999 में जाके, ध्यान रखिएगा 1999 में जाके इनको मिला पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। तो 3 अवार्ड इनको मिला है, जो ध्यान रखिएगा 1964 में रमन मैग्सेसे अवार्ड, 1969 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड, उसके बाद 1999 में मिला पद्म विभूषण वर्गीस कुरियन को, जो कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और देखिए एक किसके संस्थापक हैं दोस्तों? इन्होंने जो है अमूल के संस्थापक हैं। अमूल जो टेस्ट ऑफ इंडिया जो है अमूल दूध, तो उसका जो है ये फाउंडर हैं। तो सहकारी समिति को इन्होंने ही नींव रखी थी, और भारत में जो है सबसे बड़ा रोजगार अभी देता है तो सहकारी समिति ही देता है, कोऑपरेटिव से जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब देखिए कौन सी नदी जो है अरब सागर इसमें गिरती है? तो देखिए गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये तीनों नदियाँ जो है
बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। जबकि तापी नदी, तो नर्मदा हो गया, तापी हो गया, इस जो नदियां हैं वो गिरती है अरब सागर में। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, तापी नदी। तापी, इसको ध्यान रखिएगा, तापी हो गया, नर्मदा हो गया, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो लैंग्वेज, जो कि हमेशा खबरों में बनी रहती है, तो भारत के किस राज्य में ये भाषा बोली जाती है? तो बेसिकली असम में बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, असम एकॉर्ड में इसमें जो है बोडो जनजाति के लिए जो है यहाँ पर बात की जाती है। तो बोडो लैंग्वेज प्राइमरीली जो है असम में बोली जाती है, तो असम इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? तो देखिए सही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जीएनपी जीडीपी से संबंधित जो टर्म है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कुछ टर्म आपको बताता हूँ। तो जीडीपी क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि देश की आंतरिक शक्ति का पता लगता है कि उसकी जीडीपी क्या है, और उनके एक मतलब वर्ष के भीतर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर कितने जो है फाइनल जो है प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, तो उसको जीडीपी बोलते हैं, उसके वैल्यू को। इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जीएनपी, जीएनपी की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में जीएनपी बोलते हैं, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में जीएनपी। और इसका जो यहाँ पर फार्मूला होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशी से शुद्ध कारक आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड। यानी कि अगर हम जैसे बात करना चाहें तो जैसे कि कुछ लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, कुछ इंडिया में काम करते हैं बाहर के लोग, तो यानी कि देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि इसको बताते हैं जीएनपी, जीएनपी लिखते हैं तो जीडीपी तो हो ही गया, जीडीपी अगर हम प्लस करते हैं तो एक्स, एक्स कौन सा हो गया? तो एक्स हो गया क्या? देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, क्योंकि जो विदेश में अर्जित कर रहे हैं वो भारत के जीडीपी में रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं। और माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं एम, यानी कि एम वैसा हो गया जो विदेशियों द्वारा हमारे देश में अर्जित आय करते हैं, क्योंकि वो भारत से बाहर भेजेंगे। तो देखिए ये नेट जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो गया, और जीडीपी में इसको ऐड कर देंगे तो जीएनपी निकल जाएगा। बहुत ही साधारण भाषा में मैंने आपको बताया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए एक और पूछा जाता है एनएनपी, एनएनपी क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एनएनपी पूछा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी बराबर क्या होगा? तो जीएनपी, जीएनपी जिसे अभी मैंने बताया, और माइनस इसमें डेप्रिसिएशन कर दीजिएगा, माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास, जो मूल्य में ह्रास होगी वो हो गया। तो यानी कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आई होप बताया होगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।